दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार व विचार को प्रभावित करने की क्षमता से। ठीक है ना? क्लियर? मतलब क्या, यहाँ एक कंपोनेंट प्रभावित हो रहा है, कौन? व्यवहार। ठीक है ना? क्लियर? जो बल, हिंसा और धमकी आदि के माध्यम से हो सकता है। शक्ति प्रदर्शन अगर कहते हैं तो शक्ति का मतलब क्या होता है? शक्ति यानी बल। ठीक है ना? बल किसी भी तरीके से, बल जो है अगर बल प्रदर्शन कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सकारात्मक ना व्यवहार होकर के कैसा क्या होगा? नकारात्मक व्यवहार होगा। ठीक है ना? बल, हिंसा, धमकी आदि के माध्यम से हो सकता है। जैसे समाज में गलत कार्यों को रोकने हेतु, लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु राज्य द्वारा शक्ति का प्रयोग। ठीक है ना? अब जैसे राज्य किन जगहों पे शक्ति का प्रयोग करती है? जिन जगहों पे धारा 144 बनी हो, एकत्रित ना होना हो। ठीक है ना? अब जैसे कोरोना काल था, कोरोना काल में अगर आप 2 से 4 लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो सरकार को आपत्ति थी। ठीक, सरकार को क्यों आपत्ति थी? क्योंकि लोग इकट्ठा होंगे तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होगा और कम्युनिकेशन से वो डिजीज क्या होगी? स्प्रेड होगी, फैलेगी। ठीक है ना? इस वजह से सरकार क्या कही थी? 2 गज दूरी। ठीक है ना? मास्क है जरूरी, भाई दूरी जरूरी है, और फिर भी आप अनुपालन नहीं कर रहे हो, चौराहों पे इकट्ठे हो रहे हो। सरकार ने ये लगा रखा है कि आपको घरों में कैद रहना है, तो उस जगह सरकार क्या कर रही थी? शक्ति लगा रही थी। पुलिस हर चौराहों पे लगी हुई थी कि कोई भी घर से निकले तो उसको दंडवत व्यवहार कर रही थी पुलिस। ठीक है ना? डंडे भी चला रही थी, ऐसा नहीं है कि डंडे नहीं चला रही थी। ठीक है ना? कई वीडियोज आपके सामने आए होंगे। तो वो क्या है? वो सरकार द्वारा या राज्य के द्वारा शक्ति का क्या है? प्रयोग। क्यों? क्योंकि वो अपने व्यवहार में क्या ले आए? परिवर्तन लाए। ठीक है ना? क्लियर? प्रभाव से क्या आशय है? प्रभाव लोगों के विचारों और व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। मतलब क्या? जो भी चीज उस शक्ति प्रदर्शन से हुआ या किसी भी चीज से हो रहा है, ठीक है ना, वो इफेक्ट उनके व्यवहार पे पड़ रहा है और किस पर पड़ रहा है? विचार पर पड़ रहा है। ठीक है ना? उसी हिसाब से उनके व्यवहार और विचार क्या हो रहे हैं? निर्धारित हो रहे हैं, जैसा कि प्रभाव पड़ा है किसी भी चीज का। ठीक है ना? क्लियर? जिसमें बल, हिंसा, धमकी आदि तत्व सम्मिलित नहीं होते हैं। जैसे किसी धार्मिक गुरु या समाज सुधारक के विचारों के बिना किसी दबाव के अपनाया या अनुसरण करना। अब देखिए यहाँ 2 चीज है। हमको मनवाना है, आपसे कोई चीज मनवाना है। ठीक? कई लोग प्रेम की भाषा भी बोल देते हैं और कई लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन भी कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? आज देखिए कई सारे बाबा लोग हैं। ठीक? बाबा का मतलब क्या? कि कई सारे अध्यात्म वाले हैं, कई सारे आपके मोटिवेशनल स्पीच देने वाले हैं। ठीक? वो मोटिवेशन के द्वारा आपके जीवन में काफी कुछ परिवर्तन कर देते हैं, उनका आप अनुसरण करने लगते हो। तो ये क्या रहा? ये प्रभाव रहा। ये क्या रहा? प्रभाव रहा। एक बातें मनवाने की, ठीक है ना, किसी का व्यवहार बदलने की का एक तरीका है क्या? प्रभाव डालना। ठीक है ना? प्रभाव डालना। और एक क्या है व्यवहार बदलने का? शक्ति प्रयोग। ठीक है ना? आप शक्ति द्वारा किसी के व्यवहार में बदलाव ला सकते हो। ठीक है ना? क्लियर? अगर कोई लड़का बराबर झूठ बोल रहा है तो आप उसको क्या करोगे? दंडित करोगे। शक्ति का प्रयोग किए, बल का प्रयोग किए। ठीक है ना? क्लियर? वो कल से डर के कारण अपने व्यवहार में क्या कर देगा? परिवर्तन कर देगा। लेकिन उसी जगह आपने कुछ मोटिवेशनल स्पीच ऐसी दे दी, प्रभावशाली बातें ऐसी कह दी कि भाई अगर झूठ बोलोगे तो कल को कहीं ऐसी जगह फंस सकते हो जहां तुम्हारा जीवन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। ठीक? उसको बात पूरी क्या हो गई? समझ में आ गई और ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसने झूठ बोलना क्या कर दिया? छोड़ दिया। तो ये 2 चीज है। प्रयोजन क्या है? एक है। प्रयोजन इसमें क्या है? एक है कि हम प्रभाव भी डाल रहे हैं, मतलब प्रभाव से भी बदलाव ले आ रहे हैं व्यवहार में। ठीक है ना? और शक्ति के द्वारा भी हम क्या ले आ रहे हैं? बदलाव ला रहे हैं व्यवहार में। ठीक है ना? तो ये चीजों को ध्यान, यही 2 डिफरेंस है, ये ध्यान रखिए। अब दोनों में अंतर आ जाएगा। शक्ति में क्या है भाई? बाध्यता या दबाव का तत्व प्रधान होता है।
लेकिन प्रभाव में क्या होता है, स्वैच्छिकता का तत्व होता है, ठीक है ना, स्वैच्छिक तरीके से, मतलब कि देखो तुम पे दबाव नहीं है, लेकिन तुम स्वेच्छा से, अपने स्व इच्छा से, ठीक, झूठ को क्या कर सकते हो, त्याग सकते हो, ठीक है ना। क्या उन बातों का क्या हो रहा है, प्रभाव, तो प्रभाव में स्वेच्छा होगी और शक्ति में क्या होगा, दबाव होगा, ठीक। आगे आइए, उदाहरण के लिए ऑफिस में समय सारणी के अनुसार कार्य करना बाध्यता है, जिनके उल्लंघन पर आपके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। जबकि आपका बॉस के प्रभाव में आकर अवकाश के समय भी ऑफिस कार्य कर सकते हैं। भाई आप बॉस का कैसा प्रभाव, जैसे हमने ये कर दिया कि अगर आप डेली लेट आओगे तो जितना लेट आए हो, मतलब आपका हाफ डे मान लिया जाएगा। जैसे आपका 10 से 5 का समय है तो आपका हाफ डे होता है, तो आपको फुल इनकम ना मिल करके एक दिन का क्या मिल जाएगा, हाफ डे हो जाएगा, अगर आप लेट आए तो। कई ऑफिसेज में, निजी संस्थाओं में ऐसा भी होता है, कई स्कूलों में भी ऐसा होता है, ठीक। लेकिन अभी किसी ऑफिस कल्चर में आप चले जाएं तो ऑफिस कल्चर में ये है कि अगर आपका समय 10 बजे से है, आप डेली देख रहे हो कि जो आपका बॉस है वो 9:30 बजे 9 बजे आ करके आप लोगों से पहले आकर के क्या कर रहा है, काम कर रहा है, और आपके जाने के बाद जा रहा है, ठीक है ना। तो उसके कार्यशैली से आपके व्यक्तित्व पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। आप स्वेच्छा से, आप ना कि दबाव से, किससे, आप स्वेच्छा से अपने व्यवहार में क्या ले आओगे, बदलाव ले आओगे, लाओगे, ठीक। तो वही चीज इसमें कहा है कि यहां उसके प्रभाव से, ठीक है ना, आप बदलाव लेते आएंगे, स्वेच्छा, ये क्या कहलाया, ये स्वेच्छा कहलाया, ठीक। इनके अलावा यहां ये है, शक्ति व प्रभाव दोनों का अंतिम उद्देश्य दूसरों का व्यवहार बदलना है, ठीक है ना, दूसरों पर ऐच्छिक नियंत्रण स्थापित करना है। भाई हम चाह रहे हैं कि इनके लाइफ में बदलाव आ जाए, ठीक है ना, क्लियर। 2 तरीके, एक शक्ति का प्रयोग, एक प्रभाव का प्रयोग, ठीक है ना, क्लियर। शक्ति बल द्वारा हुई, ठीक है ना, जबरन हुई, लेकिन प्रभाव जो होगा वो ऐच्छिक होगा। प्रभाव कैसा होगा, ऐच्छिक होगा, ठीक है ना, क्लियर। यहां शक्ति जो होता है वो भय के कारण होता है, ठीक, भय का भाव है, ठीक है ना। और वही प्रभाव में किसका भाव है, सम्मान का। भाई आपने बॉस को देखा कि वो कार्य कर रहा है, बहुत लगन से कार्य कर रहा है, ठीक। संस्था में इसी वजह से सबसे उच्च पद पर ऐसे व्यक्तियों को बैठाया जाता है ताकि उनको देख करके, उनके प्रभाव से बाकी भी प्रभावित हो और संस्था के लिए क्या रहे, कार्यरत रहे, ठीक है ना, क्लियर। उच्च स्तर ही लचर रहेगा तो क्या निचले स्तर सही रहेंगे, नहीं रहेंगे, कहीं से भी नहीं रहेंगे, ठीक है ना। उनको भी लगेगा कि यार वो भी तो कर रहे हैं, हम भी करें, बिल्कुल करना चाहिए, ठीक है ना। तो वो भाव नहीं आ पाएगा, यहां हमको उस भाव को ले आना है। एक जगह डर का भाव है शक्ति में और एक जगह सम्मान का भाव है। एक जगह भय के कारण कार्य कर रहा है, एक जगह स्वेच्छा से कार्य कर रहा है, तो ये अंतर हो गया, विशेष अंतर हो गया, ठीक। आगे आइए, इसमें दिया हुआ है किसी व्यक्ति द्वारा शक्ति का प्रयोग सफलता पूर्वक करने के पश्चात जो परिणाम उत्पन्न होता है, ठीक है ना, क्लियर। जो परिणाम उत्पन्न होता है वह प्रभाव है। दूसरे शब्दों में शक्ति वह है जो किसी व्यक्ति के पास होती है और प्रभाव वह है जो शक्ति के प्रयोग के बाद घटित होता है। बात सही है, ठीक है ना। भाई एक प्रभाव शक्ति का भी होता है, ठीक है ना, शक्ति में प्रभाव छिपा है, लेकिन प्रभाव से शक्ति नहीं है, ठीक है ना। यहां आइए, प्रभाव वह है जो शक्ति के प्रयोग के बाद घटित होता है। उदाहरण के लिए, सड़क पर गलत दिशा पर चलने पर ट्रैफिक पुलिस आपके विरुद्ध शक्ति का प्रयोग करेंगे, लेकिन प्रभाव क्या होगा कि आप गलत दिशा में, भाई आजकल दुनिया भर की चीजें हो रही है, चालान कर रहा है तुरंत, वो शक्ति का प्रयोग है। और प्रभाव क्या आ रहा है, आप हेलमेट लगाना शुरू कर दिए, ठीक है ना। पहले आप सोचते थे अरे नहीं, गली कूचे से निकल करके हम तो पहुंच जाएंगे डेस्टिनेशन पे, ठीक, लेकिन अब क्या है,
ठीक, तुरंत चालान कट रहा है। इवन खौफ ऐसा है कि अब गार्जियन भी कह रहा है बेटा नहीं है, हेलमेट लगा के जाना, ठीक है ना। वो अपनी गाड़ी देते हैं, क्यों? अब बच्चों को इस वजह से नहीं दे रहे हैं क्योंकि बच्चे, भाई चालान तो माँ बाप को काट उसको पे करना है, बच्चों को क्या है, ठीक, वो तो लिए निकल लिए, ठीक। तो अब कहीं बच्चे भी अगर बाइक वाइक लेके निकल रहे हैं तो गार्जियंस भी क्या कह दे रहे हैं कि ऐसा है बेटा हेलमेट लगा के जाओ, ठीक है ना, क्लियर। तो कई सारी चीजें हैं। आगे आइए, शक्ति का प्रयोग इरादतन होता है जबकि प्रभाव का प्रयोग इरादतन नहीं होता है, वो स्वेच्छा है। हमने पहले ही बता रखा है क्या है, वो स्वेच्छा है। कर चोरी रोकने के इरादे से कर अधिनियम के उल्लंघन पर शक्ति का प्रयोग, लेकिन कोई समाज सुधारक लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने का इरादा भी रख सकता है और नहीं भी, ठीक है ना, क्लियर। तो मतलब वो हमेशा प्रभाव जो होगा वो स्वैच्छिक होगा। प्रभाव क्या होगा? हमेशा स्वैच्छिक होगा, ये ध्यान में रखिएगा। अब देख लीजिए, ये है शक्ति, ये है प्रभाव, ठीक है ना। कहने का मतलब ये है कि शक्ति लगाने पर प्रभाव तो पड़ता है, वो ग्राफ से ये दिखा दिया है, ठीक। लेकिन शक्ति है क्या? शक्ति हमेशा इरादतन की जाती है, किसी इरादे से, किसी उद्देश्य से की जाती है। इरादतन का मतलब क्या? किसी उद्देश्य से। दूसरा क्या? शक्ति में हमेशा भय होता है, ठीक है ना, क्लियर। आप शक्ति करोगे, अगले को भय होगा, उसका व्यवहार परिवर्तन होगा, ठीक है ना, क्लियर। और तीसरा क्या? उसमें बाध्यता आ जाती है, करना है, नहीं तो उल्लंघन हुआ तो ये जुर्माना, ये दंड, ठीक है ना, क्लियर। तो उसमें क्या आ गई? आपकी बाध्यता आ गई, ठीक। लेकिन यहाँ क्या है? यहाँ कोई उद्देश्य नहीं है। यहाँ उद्देश्य भी हो सकता है, यहाँ गलत लिखा है, ठीक है ना। गैर इरादतन नहीं, यहाँ इरादा हो सकता है, ठीक है ना। क्या हो सकता है? इरादा भी हो सकता है। जैसे हम आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं, किसी उद्देश्य से दे रहे हैं, ठीक है ना, ताकि आप में क्या आए? परिवर्तन आए। लेकिन उसमें सफलता मिल भी सकती है और नहीं मिल सकती है। मतलब यहां ये लिखना चाहिए था कि उद्देश्य तो है, लेकिन उद्देश्य पूर्ति हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना, क्लियर। यहां डिफरेंस है। सम्मान की भावना होती है, जाहिर सी बात है, और ये क्या होता है? हमेशा स्वैच्छिक होता है। हमेशा क्या होगा? स्वैच्छिक होगा, ठीक है ना, क्लियर। वॉलंटरी एक्शन कि हम बदलेंगे या बदलेंगे नहीं, ठीक है ना। कई लोगों को कर लीजिए, दंडित भी कर लीजिए, सब भी कर लीजिए तो भी ठीक, लेकिन दंडित पे थोड़ा बहुत बाध्यता आ जाती है, लेकिन इसमें समझा डालिए कोई भी बाध्यता नहीं, स्वैच्छिक हम नहीं बदलेंगे, ठीक, यही वाली चीज है। चलिए आगे। इस प्रकार प्रभाव दूसरे की मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड, ठीक, वह व्यवहार यानी बिहेवियर में स्वैच्छिक रूप से परिवर्तन लाने में क्षमता है, जबकि शक्ति क्या है? बाध्यता द्वारा। तो ये पॉइंट्स मेंशन कर लेंगे, इसी तरीके से तैयारी करनी है। देखिए इसमें क्या करना है, सवाल में कुछ नहीं, लेकिन सवाल को जब आप इलेबोरेट करके लिखोगे तो आपके पास पॉइंट्स ही कितने हैं? पॉइंट्स 3 है बस, है कि नहीं है। और आपको उदाहरण ज्यादा देना है, किसी तरह से उदाहरण के द्वारा समझाएं। सत्य का ही उदाहरण ले लीजिए कि सत्य पे हम असत्य पे दंडित किसी को कर रहे हैं, और कभी कभी आदमी मोटिवेशन से ही क्या हो रहा है? स्वैच्छिक रूप से उसके प्रभाव पड़ रहा है और वो अपने को बदल दे रहा है। उद्देश्य दोनों का एक ही है, लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग हैं। एक क्या है? बाध्यता के रूप में, एक है स्वैच्छिक रूप से, ठीक। इसी तरीके से पॉइंट करके लिखना रहेगा, समझ रहे हैं, ठीक। क्योंकि ये देखिए आपको पूरा दिख रहा होगा कि लेखन शैली इसमें चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ है एक अच्छे नेता के गुण बताइए। आपको प्रभावित करने वाले नेता के गुणों को बताते हुए उत्तर दें, ठीक है ना। मतलब यहाँ भी क्या है कि जो आपके बिहेवियर में बदलाव ले आ दे, ऐसे नेता का गुण बताइए, ठीक है ना। जिसको सुन के मतलब मोटिवेशनल, भाई आजकल स्पीच जो दे रहे हैं वो भी नेता हो गए एक हिसाब से, ठीक है ना, मोटिवेशनल स्पीच दे रहे हैं, ठीक। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो किसी की बात बहुत अंदर तक प्रभाव डाल जाती है, ठीक है ना। तो वही बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे
भाई इन लोगों की फोटो अगर लगी है महापुरुषों की, तो जाहिर सी बात है कि महापुरुष हैं ये, इनके आगे महा अगर लगा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ इनके ऐसे विचार होंगे, ठीक, जिन विचारों को या जिन गुणों को आपके सुनने पे आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आता होगा, ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीज़ें हैं, जैसे बाबा साहब अम्बेडकर हैं, लाल बहादुर शास्त्री हैं, बराक ओबामा हैं, नेल्सन मंडेला हैं, ठीक है ना, ये सब। आइए देखते हैं। सामान्य शब्दों में कहा जाए तो नेता का मतलब क्या, जो नेतृत्व प्रदान करे, नेतृत्व यानी लीडर है तो लीडरशिप करे, ठीक है ना, क्लियर। नेता का मतलब क्या, नेतृत्व, ठीक, मॉनिटरिंग करना, ठीक। आगे आइए। राजनेता लोगों के लिए उस शिक्षक की तरह होता है जो समाज की बुराइयों को समाप्त करने कर उसे सही रास्ते पर ले आता है। एक अच्छे नेता के गुण क्या होने चाहिए? पहला है आत्मविश्वास, लोगों को आत्मविश्वास से भर दे, ठीक है ना, क्लियर। ये सबसे बड़ी कड़ी है जीवन की, क्या, आत्मविश्वास, ठीक है ना, क्लियर। दूसरा निर्भयता या साहस, निर्भयता या साहस, ठीक है ना। जैसे आत्मविश्वास की बात देख लीजिए तो ये था भी उसी समय का, जैसे आपका 70 दशक चल रहा था, उस समय भारत के समय एक अन्न के लिए बहुत समस्या आ गई थी, ठीक है ना। अमेरिका वियतनाम युद्ध हो रहा था, ठीक है ना, अमेरिका वियतनाम युद्ध हो रहा था, 70 का दशक था। उस समय क्या हुआ कि उस समय अमेरिका ने भारत पर दबाव डाला, भारत पर यह दबाव डाला कि ऐसा है कि आप जो हो हमारा मतलब हमारा पक्ष लो, ठीक है ना, हमारा पक्ष लोगे तो, लेकिन भारत उस पे वो नहीं रहा, ठीक है ना। फाइनली अमेरिका ने क्या किया, जैसे पहले क्या था कि अमेरिका से अनाज आता था भारत के लिए, ठीक है ना, और ऐसा सिस्टम उस समय था कि उस सिस्टम को कहा जाता था शिप टू माउथ, ठीक है ना, शिप टू माउथ। शिप पे आया, जहाज पर आया और सीधे इतनी भगदड़ मची जाती थी उस अनाज को लेने के लिए, ठीक है ना। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपता था उस समय, ठीक है ना, 70 के दशक में उस समय छपता था टाइम्स ऑफ इंडिया में कि इस दिन जहाज का बेड़ा आने वाला है अनाज लेकर के, ठीक है ना, क्लियर। इतनी भूख थी, ठीक भाई, लोगों को चाहिए। हमारी कृषि जो थी, हमारा देश कृषि प्रधान हो के भी कृषि के मामले में संपन्न नहीं था, ठीक है ना। उस समय ऐसा एक स्टेप लिया गया, हरित क्रांति, ठीक है ना, हरित क्रांति लिया गया। हरित क्रांति में क्या कि एक आत्मविश्वास जगाया गया पहली बार, ठीक है ना, हाई यील्डिंग सीड्स का प्रयोग, ठीक है ना, उर्वरकों का प्रयोग, ठीक है ना, क्लियर। तो उस घटना ने क्या किया, एक आत्मविश्वास पैदा किया। ये कमाल था किसका, लीडरशिप का, ठीक है ना। और इतनी अच्छी पैदावार हुई कि आज के समय अगर देख लीजिए कि अभी कुछ दिनों पहले, इसी हफ्ते की न्यूज़ है, आप इसी हफ्ते की न्यूज़ पढ़ना करेंट अफेयर्स में, उसमें आया है कि भारत चावल निर्यात में विश्व में प्रथम स्थान पर है। प्रोडक्शन, चावल प्रोडक्शन में नंबर 1 पे आ गया है। अब आप सोचो, पहले दूसरे नंबर पे था, अब की क्या हो गया है, वो पहले नंबर पे आ गया है। आने वाले एग्जाम्स में ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है ना। तो ये जो आत्मनिर्भरता आई है, ये आत्मनिर्भरता कहाँ से आई है, ये आत्मनिर्भरता आत्मविश्वास से आई है, ठीक है ना। और आत्मविश्वास कब आएगा, जब राजनेता हमारा अच्छा होगा, ठीक है ना, नेतृत्व करता अच्छा होगा, ठीक, क्लियर। और उसकी बातें क्या करने लायक होंगी, फॉलो करने लायक होंगी, ठीक है ना, आप उसका अनुसरण कर सकें, ठीक है ना, ऐसा होना चाहिए। तो लीडरशिप में सबसे बड़ी चीज क्या है, आत्मविश्वास, ठीक है ना। वो मतलब डिपेंडेंट ना बनाए, वो आपको क्या बनाए, आत्मनिर्भर बनाए, ठीक है ना, आत्मनिर्भर बनाए। दूसरा क्या, निर्भयता या साहस, आप में निर्भयता का गुण, साहस का गुण भर दे। आज तमाम योजनाएं ऐसी चल रही हैं, जैसे पहले क्या था, बेटियों के लिए डर का माहौल व्याप्त था, ठीक। आज क्या किया गया,
उन्हें स्वावलंबन का, ठीक है ना। आप देखिए योजना है मिशन शक्ति, ठीक है ना। मिशन शक्ति लिखा रहता है, उसके किनारे लिखा रहता है महिला स्वावलंबन, महिला सम्मान, महिला सुरक्षा। जहां भी देखेंगे ये 3 स्लोगन दिए रहते हैं कि नहीं दिए रहते हैं? महिला सम्मान, स्वावलंबन, सुरक्षा दिया रहता है, ठीक। काहे दिया रहता है भाई? क्यों? क्योंकि उनमें क्या आए? स्वावलंबन आए, ठीक है ना। स्वावलंबन कहां से आया? आत्मविश्वास से आया। सम्मान, ठीक, और सुरक्षा, ठीक। कहने का मतलब क्या कि सुरक्षा कब होगी? जब साहस का माहौल रहेगा, भय व्याप्त नहीं रहेगा, ठीक है ना। और तीसरी चीज क्या है? धैर्य। तीसरी चीज क्या है? धैर्य, ठीक है ना। धैर्य यानी पेशेंस। किसी भी चीज में आपको पेशेंस रखना चाहिए। जैसे आप सिविल सेवक होने वाले हो, कोशिश कर रहे हो कि हम क्या हो जाएं, ठीक, सिविल सेवक बन जाएं, ठीक। सिविल सेवा की तैयारी के लिए सबसे बड़ी कड़ी जो है वो क्या है? हैव पेशेंस। पेशेंस रखिए, ठीक है ना। पेशेंस नहीं रखेंगे तो कुछ भी नहीं। पता चला होता क्या है कि कई लड़के ऐसे हैं जो 10-10 साल तैयारी करके 11वें साल हो गए, ठीक है ना। ये किसकी कहानी है? धैर्य की। ये क्या है? ये धैर्य है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। पेशेंस है उनका, ठीक। हार नहीं माना, परिस्थितियों से लड़कर। भाई होता क्या है कि कभी कभी पोस्ट कम आ जाती है, कभी कभी पोस्ट ज़्यादा आ जाती है, ठीक। या कभी कभी ऐसा हुआ कि भाई कुछ भी कंडीशंस है। और सिविल सर्विसेज में तो लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। एक परीक्षा कम से कम 1 साल 1.5 साल लगा ही लेती है, ठीक है ना। कभी कभी इधर उधर घोटाला हो गया तो समझिए कि 2.5 साल लग गया कि नहीं लग गया, ठीक है ना। तो ओवरऑल क्या, अब आप चाह रहे हो कि 1 साल में हमारी नौकरी लग जाए, तो उस जगह क्या होगा? धैर्य आपको रखना पड़ेगा। किसी भी चीज में धैर्य रखता है। कहीं आपका सिलेक्शन हो गया तो सिलेक्शन आज आया, रिजल्ट क्या दूसरे दिन ज्वाइन कर लेते हैं। पता चला कई पोस्टों के लिए 6-6 महीने बाद ज्वाइनिंग होती है, ठीक है ना। क्लियर? समझ रहे हैं? तो ओवरऑल क्या कि ये सब चीजें हैं। कई बच्चे ऐसे हैं कि वो तैयारी करते हैं और उनको सिलेक्शन लिए, बड़ी पोस्टों के लिए तैयारी करने लगे उसी में, ठीक है ना। तो ये क्या है? ये धैर्य कहलाएगा, ठीक है ना। तो धैर्य जरूर होना चाहिए। तो यही गुण जो है ये क्या है? एक राजनेता में अपेक्षित होते हैं। इनके अलावा भी कई सारी चीजें हैं। इनके अलावा क्या है? उदार व्यक्तित्व होना चाहिए, लिबरल होना चाहिए। कठोर हो जाएगा तो आज लिबरल के सामने ही लोग जाना पसंद करेंगे। कठोर के सामने अभी जाए भाई कुछ बोल दे। लिबरल रहेगा तो हर कोई अपनी बातें रख सकेगा, जनता अपनी समस्याएं रख सकेगी, ठीक है ना। क्लियर? ऊर्जावान, ठीक है ना। ऊर्जावान क्या मतलब? देखते ही हमें इंस्पायर कर दे, यस, ठीक है ना। क्लियर? ऊर्जावान, दूरदर्शिता, ठीक है ना। आगे की सोच हो कि कैसे हमारा फ्यूचर, ठीक। आगे क्या? ईमानदारी, ठीक है ना। ईमानदारी आप लिख सकते हो, सत्य निष्ठा लिख सकते हो, ठीक है ना। करुणा एवं दया का भाव होना चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। ये गुण जो है हमारे एक राजनेता में, एक अच्छे नेता में होना चाहिए। देख लीजिए, आत्मविश्वास, सहिष्णुता, साहस, निर्भयता, धैर्य, ठीक। लीजिए धैर्य रखिए, हैव पेशेंस, ठीक है। हाँ, जितना आप डाल सके। कम्युनिकेशन भी हो सकता है, गुड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। गुड कम्युनिकेशन, ठीक है ना। क्लियर? हाँ, ये भी रख सकते हैं भाई, काहे नहीं रख सकते हैं। देखिए, आपको इसी वजह से सब्जेक्ट का वो किया गया है कि धीरे धीरे जो भी पॉइंट्स मिल रहे हैं एक्स्ट्रा, वो आप क्या करो, लिखते रहो। और ये सब कब आएगा? देखिए, गाथा पढ़ने से नहीं है। गाथा में तो 3-4 ही टॉपिक्स हैं। कहने का मतलब पहला टॉपिक क्या था आपका? ह्यूमन इंटरफेस, इथिक्स, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड, फिर उसके बाद इसके बाद एप्टीट्यूड आएगा। तो उसमें हाँ, एप्टीट्यूड यानी अभिरुचि। अभी तक क्या था? अभी चल रहा है क्या?
एटीट्यूड, ठीक है ना, ये मनोवृत्ति है, अभिवृत्ति जिसको कहा जा रहा है। अब आएगा एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड का मतलब क्या? अभिरुचि। दोनों नए डिफरेंसेस भी पूछे जाते हैं। अभिरुचि का मतलब क्या होता है? जहां रुचि हो। वो रुचि जो होती है, इंटरेस्ट जो होता है, वो आपके कौशल क्षमता में, स्किल डेवलपमेंट में क्या करता है? ठीक, बढ़ोतरी करता है, इनहेंस करता है। ठीक, इसको वो कर दिया कीजिए तुरंत। हाँ, ये तो आपके नेतृत्वकर्ता के गुण हैं। नेतृत्वकर्ता कौन? यानी नेता, ठीक है ना, लीडर, उसके ये गुण हैं। इनके अलावा आपने कई महापुरुष पढ़े, ठीक, उन महापुरुष के जीवन से क्या प्रेरणा मिलती है, ठीक है ना, क्लियर? उस प्रेरणा को आप क्या कर सकते हैं? एग्जाम्पल वाइज लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप गांधी जी में क्या देखते हो? गांधी जी में धैर्य देखते हो। धैर्य है भाई, पेशेंस रखते हुए वो लड़े ना, ये तो हार पहले ही मान गए होते। अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह, ये सब क्या है? जीवन के मूल्य, ठीक है ना। ये सारे मूल्य किस में थे? गांधी जी में थे। आप डाल सकते हो। बाबा साहब क्या थे? भाई संविधान मेकर थे, ठीक है ना। संविधान का मतलब क्या? कि जो चीज़ नियम में हमारे है, हमारे संविधान का मतलब यहाँ क्या है? कि हर चीज़ के लिए अपना एक सिद्धांत है, ठीक है ना, कानून व्यवस्था है। सारा कानून व्यवस्था किसी पर आधारित है? सिद्धांत पे, उसी पे आधारित है, ठीक। तो कब होगा? कौन बना सकता है? जिसके जीवन में खुद डिसिप्लिन हो। डिसिप्लिन का मतलब क्या? अनुशासन। भाई ये भी नेता में है, इसमें नहीं लिखा हुआ है अनुशासन, ठीक है ना, लेकिन वो भी एक लीडर का गुण होता है, अनुशासन, ठीक, क्लियर। तो ये सारी चीजें हैं। एपीजे कलाम है। एपीजे कलाम आप जान रहे हैं, उदारवादी थे, मतलब उदार थे। सबसे, बच्चों से बच्चों की तरह, बड़ों से बड़ों की तरह सबसे बात करते थे, ठीक। तो उदासीनता, ठीक, उनके जीवन से। और देखिए, जन सामान्य जनप्रतिनिधियों व बच्चों के साथ अनेक प्रत्यक्ष संवाद, सहज व्यक्तित्व, उदारता। आया कि नहीं उदारता? मतलब उदारता उनके में। अब आ जाइए और लोगों में, बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। आत्मविश्वास, निर्भयता का परिचय, ठीक है ना। और तत्कालीन रूढ़वादी समाज के छुआछूत जाति प्रथा के विरुद्ध क्या किया? जीवन पर्यंत संघर्ष किया, ठीक है ना, क्लियर। तो ये सब सारी चीजें पढ़ करके कि किसके जीवन से क्या हमको मिल रही है, वो चीज आप क्या कर सकते हो? वो आप डाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हो गई। अगला दिया है राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है। कल मैंने आप लोगों को इसको पढ़ाया था, राजनीतिक मनोवृत्ति, ठीक है ना, क्लियर। ये क्वेश्चन एक बार देखिएगा इसमें कि राजनीतिक मनोवृत्ति क्या है, उसको प्रभावित करने एक नजर जल्दी इसको देख लीजिए कि क्या है। जैसे राजनीतिक मनोवृत्ति, ठीक है ना, जैसे लोकतंत्र, संसदात्मक व्यवस्था, चुनावी व्यवस्था, राजनीतिक विचारधाराएं, वामपंथी, ठीक है ना, आपका उदारवादी आदि के प्रति मनोवृत्ति, ठीक है ना, राजनीतिक मनोवृत्ति कहलाती है। कारक कौन कौन से हो सकते हैं जो प्रभावित कर रहे हैं? वो है हमारा क्या? परिवार। हमने कल आपको बताया था कि अगर हम किसी परिवार से संबंधित हैं और उस परिवार में लोग किसी खास पार्टी के लिए बैठते हैं, तो आपका भी झुकाव किसकी ओर होगा? उसी की ओर होगा। तो परिवार भी कहीं ना कहीं क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। आयु भी रिस्पॉन्सिबल होती है, धर्म भी रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिए कि ये फैक्टर्स हैं, these are the factors, ठीक है ना। आपको ऐसे ही बना करके रखना चाहिए, इस तरीके से। और इसको क्या करना आना चाहिए? एग्जाम्पल प्लस क्या? इलेबोरेट करना, एनालिसिस करना, विश्लेषण करना। जैसे परिवार आएगा, परिवार का राजनीतिक क्या प्रभाव पड़ सकता है? यही पड़ेगा कि भाई हमारा मुखिया जो होगा, हमारे घर का जो बड़ा होगा, जिस पार्टी के लिए बेल्ट होगा, उसी पार्टी के लिए आप भी होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ खास विशेषताएं वो देख रहा है उस पार्टी में, ठीक, अपना हित देख रहा है। और अगर घर का मुखिया हित है, आपका घर के मुखिया पे क्या होता है? विश्वास होता है कि वो घर चला रहा है। तो जाहिर सी बात है वो हमें गलत, उसके लिए जो अभिवृत्ति आपकी बनी हुई है, वो क्या बनी हुई है? पॉजिटिव बनी हुई है। तो जिस दिशा में वो जाएगा, आप भी उसी दिशा में जाएंगे, आपका भी गंतव्य वहीं होगा।
दूसरा क्या धर्म है, धर्म भी आप जिस धर्म, जैसे आजकल तो राजनीति जो हो चुकी है धर्म से ओतप्रोत हो चुकी है, ठीक है ना, लोग धर्म देख करके पार्टी चुन रहे हैं, ठीक है ना, तो धर्म का तो बड़ा रोल हो गया, कहते हैं बस हम सेक्युलर हैं सेक्युलर हैं सेक्युलर हैं, लेकिन कहीं सेक्युलरिज्म दिखता है कहीं नहीं, ठीक, तो उन चीज़ों का है। आगे आइए, उसके बाद यहाँ आयु पे आ जाइए, आयु की बात कर लीजिए, आयु, हर आयु के लोग अलग अलग, आप नए आयु के हो, ठीक है ना, अभी युवा हो तो पार्टी और इन चीज़ों में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, जैसे जैसे वृद्ध होते जाओगे वैसे वैसे रुचि क्या होती है, कम होती है। इनके अलावा भी तथ्य हैं कि आयु क्या होता है कि राजनीतिक लोकतंत्र पर विश्वास, जैसे युवा शक्ति क्या होती है, रूढ़वादी अधिक नहीं होती, और जैसे वृद्ध लोग हैं वो रूढ़वादी ज़्यादा है। तो क्या लिया है, कैसे लिया है, वो पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्लियर। युवा अधिक प्रगतिशील होते हैं, वे परिवर्तन में विश्वास रखते हैं, लेकिन पुराने लोग क्या करते हैं कि पुराने लोग भाई वही ढर्रा चला आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर, कि वही ढर्रा चला आ रहा है, लकीर का फकीर बने रहेंगे, बदलाव नहीं चाहते हैं, ठीक है ना, और युवा बदलाव चाहेगी, ठीक है ना, ये चीज़ है। आर्थिक स्थिति हो गई, आर्थिक स्थिति में भी आप देख लीजिए, ठीक है ना, जो राजनीतिक पार्टी भाई मत के उसमें सब्सिडी देने का वचन दिए, समथिंग लोभ प्रलोभन दुनिया भर की चीज़ें, हमने कह दिया कि हम 10,000 रुपये पर महीने महिलाओं को देंगे, तो आप किसकी ओर बेंट हो जाओगे, उसी पार्टी की ओर बेंट हो जाओगे, जाहिर सी बात है, सबको आर्थिक रूप से समृद्ध होना है, ठीक है ना, तो वही चीज़ें हैं। फिर लिंग, ठीक है ना, महिलाएं उदारवादी विचारधारा की ओर ज़्यादा झुकी रहती हैं, पता चला किसी पार्टी में हिंसा ज़्यादा है, उसके समय में हिंसा ज़्यादा हुआ है, NBRC रिपोर्ट जो है, नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम, ठीक है ना, जो क्राइम वाले हैं रिपोर्ट, तो उसमें क्या हुआ है, उस रिपोर्ट में ज़्यादा उस पार्टी के लिए वो आया है कि इस काल में सबसे ज़्यादा क्या हुए हैं, मतलब महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए हैं, ठीक है ना, तो जाहिर सी बात है कि उधर महिलाएं कभी नहीं जाना चाहेंगी, महिलाएं किधर जाएंगी, उधर वाली जगह कि जहां उनको सुरक्षा मिले, स्वावलंबन मिले, सम्मान मिले, ठीक है ना, क्लियर। तो यही चीजें हैं। शिक्षा आ जाइए, शिक्षा पे अगर दिया हुआ है स्कूल पाठ्यक्रम की भूमिका भी है। उदाहरण के लिए एक चीनी व्यक्ति यह सोच सकता है कि भारतीय लोकतंत्र एक उबाऊ प्रक्रिया है, ठीक है ना, ठीक है, तो ये शिक्षा के पाठ्यक्रम में अगर जैसा दिया है उसे, और सोशल मीडिया तो आप जानेंगे, सोशल मीडिया किसको ना घुमा दे, ठीक है ना, प्रेजेंट है, ठीक है ना, कई कई बातें अच्छी लगने लगेंगी और कई कई बातें क्या हो जाएंगी, बुरी हो जाएंगी, तो वो राजनीति से कंप्लीट क्या है, ओतप्रोत है, ठीक, तो ये चीज है। अच्छा, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हो गया है कि आज हर पार्टी के पास अपना एक क्या है, एक ऐसा डिजिटल सेक्शन है, उस डिजिटल सेक्शन के थ्रू वो अन्य पार्टियों के लिए क्या कर रहे हैं, कुछ गलत धारणाएं फैला रहे हैं, ठीक है ना, गलत धारणाएं फैला रहे हैं। अगर कोई भी ऐसा छोटा सा मुद्दा होगा तो उसको तिल का क्या बना देंगे, ताड़ बना देंगे, ठीक है ना, क्लियर, तो राई का पहाड़ बना देंगे, तिल का ताड़ बना देंगे, तो ओवरऑल उनके में ये कला बहुत अनूठी होती है, ठीक, तो उस चीज को लेते हुए अब आगे आइए, अगला प्रश्न है, क्या किसी व्यक्ति की अभिवृद्धि में परिवर्तन किया जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। जैसे जैसे है क्या कि अभिवृद्धि जनरली परिवर्तित नहीं होती, बड़े मुश्किलों से जाती है, लेकिन कुछ चीजों में है, ठीक है ना। आगे आइए, अभिवृद्धि व्यक्ति की क्षमताओं और विशेषताओं का ऐसा संयोजन है जो यह बताता है कि अगर उसे उचित वातावरण और प्रशिक्षण दिया जाए तो वह किसी विशेष क्षेत्र में सफल होने हेतु आवश्यक दक्षताओं को सीखने की कितनी क्षमता रखता है, ठीक। सामान्यतः क्या मानी जाती है, अस्थायी मानी जाती है, कि मतलब अभिवृद्धि बन गई है तो भाई बन ही गई, उसका कोई एक कंपोनेंट बदला जा सकता है, लेकिन पूरा एटीट्यूड आसानी से नहीं बदला जा सकता। ये कंप्लीटली क्या मानी जाती है, अस्थायी, परमानेंट मानी जाती है। अगर आपका डेवलप हो गया कहीं भी एटीट्यूड, ठीक है ना, अब आप ये कह लो जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान के लिए आपका एटीट्यूड क्या है, नकारात्मक है। पाकिस्तान कितने भी अवार्ड जीत ले, लेकिन आप कई क्षेत्रों में जीत ले,
ठीक, तो आप क्या अपना दृष्टिकोण प्रकार वो पाकिस्तान के लिए सकारात्मक बना लेंगे? नहीं बनने का, कतई नहीं बन सकता है। ठीक है ना, क्लियर? एक है राम, एक है रावण, दोनों के लिए अलग दृष्टिकोण बना है। ठीक है ना। अब लोग लाख कह लेंगे नहीं रावण भी तो बड़ा अच्छा था, ब्राह्मण था और बड़ा पूजा पाठ करता था, बड़ा, लेकिन उसके लिए निगेटिव वो बना है, एस्पेक्ट बना है, हमारी अभिवृत्ति निगेटिव तैयार हुई है, तो हम क्या मानेंगे? निगेटिव ही मानेंगे। ठीक है ना। लाख आप क्या करने लगे? पॉजिटिव बनाने लगे। और राम के लिए अगर हम लोग कोई भी अगर गलत भी बोल रहे हैं ये, तो आप पता चला समाज में दंडित भी होने लगोगे। आप अभिवृत्ति बदलो या ना बदलो, बदलवाओ या ना बदलवाओ, आपकी अभिवृत्ति जरूर बदल जाएगी। ठीक है ना। तो जहां जो चीज है उसको आप नहीं बदल सकते हो, ये अस्थाई है। ठीक, आगे आइए। इनमें परिवर्तन करना क्या है? परंतु परिवर्तन करना क्या है? संभव है, परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अस्थाई है, बहुत मुश्किलों से। अब आइए जानिए, यह परिवर्तन आसानी या कठिनाई से होगा, इस पर निर्भर करता है कि वह परिवर्तन संगत है या असंगत है। यदि अभिवृत्ति सकारात्मक से और अधिक सकारात्मक या नकारात्मक से और अधिक नकारात्मक हो तो परिवर्तन संगत परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है ना, क्लियर? जैसे वहीं यदि अभिवृत्ति सकारात्मक से नकारात्मक या नकारात्मक से सकारात्मक परिवर्तन होना हो तो इसे असंगत परिवर्तन कहलाते हैं। अब समझ में आएगा आपको कैसे क्या। जानिए, एक है संदर्भ समूह से परिवर्तन। ठीक है ना, कि किस तरीके से हम लोग वो कर रहे हैं। जैसे दिया है, व्यक्ति स्वयं को जिस समूह के साथ आत्मीकृत करता है उस समूह के अनुरूप ही उसकी अभिवृत्तियों में परिवर्तन आता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए, यदि किसी परंपरागत परिवार का विद्यार्थी अपनी उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाए तो संदर्भ समूह परिवर्तित हो जाने के कारण उच्च शिक्षा पूरी करते करते उसकी अभिवृत्तियों में क्या आ जाएगा? परिवर्तन आ जाएगा। जैसे है क्या कि सबसे पहले अभिवृत्ति, देखिए ये है अस्थाई और बड़े लॉन्ग ड्यूरेशन पे भी कोई चेंज होता है, ऐसे नहीं चेंज हो जाएगा कि अचानक से आपका परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। जैसे आप ऐसे जगह से बिलोंग करते हो जहां मतलब थोड़ा सा रूरल हाव भाव हो, ठीक है ना, ग्रामीण परिवेश में आप रहे हो, तो वहां का उठना बैठना तौर तरीका अलग होता है। ठीक, आप उस परिवेश में ढल चुके हो। ठीक है ना, क्लियर? आपको शिक्षित करने के लिए कहीं और भेजा गया, शहर में भेजा गया, जैसे इसमें बता रहा है कि विदेश भेजा गया, आपको विदेश भेजा गया, तो आप वहां के तौर तरीके धीरे धीरे क्या करोगे? अडॉप्ट करोगे। ठीक है ना, वो कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष। लेकिन आप अगर ये कह लो कि आपका पुराना वाला जो हाव भाव था वो पूरी तरीके से एकदम चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीजें तो रहेंगी जो आपके परिवार की, वहां भी आप उसको क्या करोगे? अपने संगत करोगे। ठीक है ना, क्लियर? जैसे मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपके परिवार में मांसाहार नहीं है, ठीक है ना, क्लियर? तो हो सकता है कि आपको वहाँ काफ़ी लोग ऐसे मिले हो कि मांसाहार हैं, लेकिन फिर भी आप मांसाहार नहीं हो। ठीक है ना, आप नहीं अडॉप्ट किए वो कल्चर। ठीक, लेकिन कई कोशिशों में हो जाता है कि आप भी मांसाहार भी कर ले। ठीक है ना, क्लियर? तो परिवर्तन देखिए वातावरण पर निर्भर करता है। अगर आप लगातार उसी वातावरण में रह रहे हैं तो आपके बिहेवियर में आपका भाव भी वैसा बनता जाएगा और आपका व्यवहार भी कैसा हो जाएगा? उसी तरीके का हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि अभी तक आपको ये नॉलेज था कि मांसाहार गलत है, कि इसमें जीव हत्या है। ठीक है ना, एक आपका ज्ञान ये बना हुआ है, उसी के आधार पे भाव बना, उसी के आधार पे आपका व्यवहार बना। लेकिन वहाँ ये है कि भाई अगर हमारे लिए खाने को कुछ नहीं है तो हम सामने वाले को अगर खाएंगे नहीं तो हम जीवित कैसे रहेंगे? शेर ही है, शेर है, अगर वो उसको भाई घास फूस पे तो जीवित रहेगा नहीं। ठीक है ना,
और वो जब तक किसी को मार के खाएगा नहीं। अब आप कह लीजिए कि शेर फल पे जीवित रह जाए, ठीक, तो पता चला एकदम दुबला पतला सा, उसके शरीर के अनुरूप न भोजन मिल रहा है, ठीक, तो वो क्या करेगा, मांसाहारी करना है उसको, उसकी तो प्रवृत्ति बन गई, ठीक है ना। तो क्यों, वहाँ जंगल उस तरह का है। अब एक शेर कहाँ रह रहा है, चिड़ियाघर में रह रहा है, तो उसको जो दिया जा रहा है वही खा रहा है, भले वो, ठीक। तो कहने का मतलब क्या कि जो आपका बिहेवियर है वो बदलाव होना है, ठीक, लेकिन व्यवहार कैसे हो जा रहे हैं, अभिवृत्तियां कैसी हो जा रही हैं, अस्थायी हो जा रही हैं, ठीक, उन्हें कठिनाई से ही बदला जा सकता है, ठीक। आगे आइए, बाध्यकारी संपर्क। यदि किसी व्यक्ति को किसी ऐसे समूह के लोगों के साथ रहने के लिए बाध्य किया जाए जिसके प्रति उसकी अभिवृत्ति नकारात्मक है, ठीक, तो ऐसा देखा गया है कि साथ रहने से उस समूह के लोगों के प्रति उस व्यक्ति की अभिवृत्ति क्या हो जाती है, सकारात्मक हो जाती है, ठीक है ना, क्लियर भाई, जाहिर सी बात है, ठीक। ये किसका प्रभाव है, ये सब वातावरण का प्रभाव है। आपको जैसा माहौल मिलेगा उसी हिसाब से आप क्या करोगे, अडॉप्ट करोगे, लेकिन इसमें भी क्या है, समय लगता है, ठीक है ना। आगे आइए, जैसे यदि किसी तथाकथित उच्च जाति के परंपरागत सोच वाले विद्यार्थी को छात्रावास में एक तथाकथित दलित विद्यार्थी के साथ एक डॉर्मेट्री में रहने व पढ़ने के लिए रखा जाए, तो यह देखने में आता है कि कुछ समय पश्चात उच्च जाति के विद्यार्थी में दलित विद्यार्थी के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का विकास होने लगता है, ठीक है ना, क्लियर। ये उसको समझ में आ जाता है कि भाई कोई भी परिस्थितियों के कारण कुछ है, ठीक है ना, ऐसे नहीं है, ठीक। तो जाहिर सी बात है, अगर हम जन्म से ऐसे रहे हैं, संपन्न रहे हैं, कोई जन्म से किस में रहा है, अभाव में रहा है, ठीक, आपको अभाव वाले के साथ रख दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल में अभाव क्या है, ठीक है ना, क्लियर। तो आप उस संपन्नता और अभाव में अंतर समझ सकेंगे और उसी तरीके से क्या करेंगे, बिहेवियर करेंगे, ठीक है ना, क्लियर। आगे ये है, इसमें क्या है, अपेक्षित भूमिका निर्वाह, ठीक है ना। यदि किसी व्यक्ति में, ठीक, यदि व्यक्ति में किसी कार्य विशेष के प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति है, ठीक, और उसे वह कार्य करना पड़े तो धीरे धीरे उस कार्य के प्रति उसकी अभिवृत्ति में परिवर्तन आ जाता है। बात वही है, मतलब हर कंडीशन अलग अलग है, जैसे सकारात्मक है, नकारात्मक उसमें चला गया तो धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है, नकारात्मक है, सकारात्मक उसमें चला गया तो धीरे धीरे परिवर्तन हो सकता है, मतलब परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये वातावरण पर निर्भर करता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। जैसे पुरुषों में यह धारणा रहती है कि महिलाएं विशेषकर गृहिणी कुछ काम नहीं करती, ऐसा है क्या? अच्छा, आप बताइए भाई, ऐसा कुछ है क्या? है? नहीं, पुरुषों में धारणा रहती है कि महिलाएं विशेषकर गृहिणियां, ठीक, कुछ काम नहीं करती। यदि कुछ समय के लिए महिलाओं की भूमिका निभाकर देखें तो पुरुषों की अभिवृत्ति में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है ना। पुरुष सारे शांत हैं, महिलाएं बढ़ चढ़ करके बोल रही हैं, ठीक, अभिवृत्ति में बदलाव चाहिए, ठीक है ना, क्लियर, जाहिर सी बात है, ठीक। उनको ये लगता है कि ऐसा है यार, ये तो दिन भर घर में बैठी हैं, हम तो बाहर से कमा के ले आ रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि सुबह उठ करके चाय बनाना, घर का बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, ठीक, कपड़े धोना, ठीक, फैलाना उतारना, जो घर के बच्चे हैं उन्हें संभालना, बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करना, तमाम कार्य है ऐसा गृहिणियां कर रही हैं, ठीक है ना। जो हमारा भारतीय समाज है उस अनुरूप वो कार्य वैसे करती हैं, ठीक है ना। एक्सेप्शंस और ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज हर जगह होते हैं, हमेशा होते हैं, और एवरीवेयर, हर जगह। हम एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेकिन जो एक है, ठीक, अब अगर मान लीजिए उनको वो कार्य करने को कह दिया जाए, ठीक, ऐसा अक्सर देखने में आया है। अब धीरे धीरे लोग संभल रहे हैं, सुधर रहे हैं,
चीज़ों को, जहाँ गृहिणियाँ क्या है, वर्क वुमन है, ठीक है ना, वर्किंग है, उस जगह वर्किंग है। मान लीजिए पुरुष घर पे हैं तो अपेक्षाकृत उतने कार्य नहीं कर पाते हैं। महिलाएं वापस आती हैं, घर का करके जाती हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, अभिवृत्ति बदलेगी। जब उनको करना पड़ेगा तो इस चीज के लिए अब धीरे धीरे समाज में क्या है भाई, धीरे धीरे ही सही लेकिन अभिवृत्ति बदल रही है, ठीक। तो वही चीज यहाँ कहा है। अब ये दे दिया है सीधा सीधा कि अभिवृत्ति में परिवर्तन कारण कौन, संदर्भ समूह में परिवर्तन। दूसरा क्या, धारणा या अनुनय, धारणा या अनुनय भी हो सकता है, परसुएशन, जिसको हमने एक बाध्यकारी संपर्क। तीसरा अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति, और चौथा ये पांचवा अपेक्षित भूमिका निर्वाह। अब ये है अतिरिक्त सूचनाओं की प्राप्ति। जैसे अभिवृत्ति का संज्ञानात्मक पक्ष किसी व्यक्ति को प्राप्त सूचनाओं के आधार पर निर्मित होता है। जब किसी व्यक्ति को अतिरिक्त सूचनाएं प्राप्त होती हैं तो इससे संज्ञानात्मक पक्ष में परिवर्तन आता है और अभिवृत्ति प्राप्त हो। भाई क्या कहा है कि संज्ञानात्मक पक्ष मतलब उसको और सूचनाएं मिली, तो कौन सा पक्ष मजबूत हुआ, मतलब और जानकारी मिली। सूचना का मतलब क्या, जानकारी। तो कॉग्निटिव बिहेवियर ही बढ़ा, ठीक। तो जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत अभिवृत्ति परिवर्तन होता है, क्योंकि सारा दारोमदार किस पर है, कॉग्निटिव पे। कॉग्निटिव से भाव तैयार होते हैं, भाव से बिहेवियर तैयार होता है, ठीक है ना, क्लियर। ये चीज है। उदाहरण के लिए आपके कार्यालय का एक कर्मचारी विलंब से आने के लिए बदनाम, ठीक, क्लियर। आप में के उसके प्रति नकारात्मक अभिवृत्ति उपस्थित है। जाहिर सी बात है, ये तो यार लेट लतीफ है, रोज लेट से आता है, ऐसा बिहेवियर वो हो गया है, अभिवृत्ति तैयार। एक दिन आपको कुछ ऐसा तथ्य पता चलता है कि उस कर्मचारी के घर पर उसके बूढ़े माता पिता और विकलांग जीवन साथी हैं, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपको जानकारी, सूचना यानी कॉग्निटिव थिंग पता चल गई, कुछ और एक्स्ट्रा, जिनके कार्य पूरा करने के कारण वह रोजाना कार्यालय विलंब से पहुंचता है। तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रति अभिवृत्ति कैसी हो जाएगी, एक भाव जागृत होगा, जिसको हम लोग कहेंगे करुणा का, दया का, ठीक है। वो भाव जागृत होगा, और वो भाव जागृत होगा तो उसी हिसाब से आप बिहेवियर भी उससे करोगे। बिहेवियर में क्या बदलाव होगा, जो आप कहते थे वो तो लेट लतीफ रहता है, अब आपकी बोलती क्या हो जाएगी, उससे बंद हो जाएगी, आप नहीं बोल पाओगे उसको, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि अगर आप बोलोगे तो कहीं कहीं ना कहीं आपके मन में खेद रहेगा उस चीज के लिए कि मैं यार गलत बोल रहा हूँ उसको, ठीक है ना, क्लियर। तो एक अभिवृत्ति उसके लिए क्या हो गई, तैयार हो गई, ठीक। तो ये संज्ञानात्मक पक्ष ज्यादा होने, अतिरिक्त संज्ञानात्मक पक्ष मिलने से हो रहा है, अतिरिक्त सूचना मिलने से। अब क्या है, अन्वय विनय या धारणा, ठीक है ना, इसको परसुएशन कहते हैं। जैसे यह एक विशेष प्रकार का संप्रेषण है, संप्रेषण मतलब कम्युनिकेट जो आप कर रहे हो, ठीक है ना, या अभिव्यक्ति है, एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति या समूह की अभिव्यक्ति को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। जैसे प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात कार्यक्रम, ठीक है ना, के जरिए विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन, ठीक है ना, के प्रति जनता में सकारात्मक सोच विकसित करने के लिए प्रेरित करना। इस प्रकार उपरोक्त कारकों द्वारा किसी व्यक्ति की अभिवृत्ति में परिवर्तन संभव है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे अगर आपको परिवर्तन ले आना है तो आप उसके गुण बताओ, एक्स्ट्रा मतलब संज्ञानात्मक पक्ष रखो, ठीक है ना। जब आप ये पक्ष रखोगे तो जाहिर सी बात है आप में सकारात्मकता आएगी, ठीक है ना, वही चीज है। अब आइए पूर्वाग्रह और भेदभाव, ठीक है ना, हमने कल आपको बताया था, ठीक, प्रेजुडिस, ठीक, और आपका भेदभाव, ठीक है ना। आगे जाइए, इनमें अंतर क्या है, भेदभाव का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव का मतलब क्या, डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 17 पढ़े हैं ना, अस्पृश्यता से
का अंत, है ना, तो वही तो है ये भेदभाव। ठीक। और पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह का मतलब क्या? पूर्वाग्रह पूरी तरह रूढ़िवादिता पर आधारित है, उसका बेस ही रूढ़वादी है, ऑर्थोडॉक्स नेचर। ठीक है ना? प्रेजुडिस इज ऑलवेज इंस्पायर्ड फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स नेचर, ऑर्थोडॉक्स नेचर से इंस्पायर हो रहा है। जो भी निकल करके आ रहा है वो ऑर्थोडॉक्सिटी से आ रहा है। ठीक है ना? लकीर के फकीर बने रहने से। ठीक है ना? दूसरी चीज क्या? हम बदलेंगे नहीं। ठीक, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसी को पूर्वाग्रह कहे। हमने सुन लिया, जो चला आ रहा है वही पूर्वाग्रह है, वही चलेगा, जो चला आ रहा है वही चलेगा, यही पूर्वाग्रह है। ठीक है ना? क्लियर? हमारे घर में बेटियां बाहर नहीं जा सकती हैं पढ़ने के लिए, मतलब ये चला आ रहा है तो ये चलेगा, ये पूर्वाग्रह है। ठीक है ना? लेकिन डिस्क्रिमिनेशन में क्या? डिस्क्रिमिनेशन में ये है कि एक का हक मारा जाता है। ठीक है ना? जैसे समान अवसर के लिए आप हैं, लेकिन वहां आपसे क्या कर दिया गया? भेदभाव कर दिया गया। ठीक है ना? किसी खास को मदद करने के लिए दूसरे को क्या कर देना, ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ये भेदभाव हो गया। ठीक है ना? तो दोनों का अंतर है। जो चला आ रहा है वही होगा, ये क्या है? ये आपका पूर्वाग्रह है, मतलब बदलेगा नहीं। लकीर का फकीर, ये याद रखिए। ठीक है ना? ये सब आगे आइए, जानिए क्या है इसमें। पहले इससे समझ लीजिए, पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है। ठीक है ना? मतलब साइकोलॉजिकल है, हमारे मन मस्तिष्क में बैठ गया है, हम बदलेंगे नहीं। ठीक। दूसरा भेदभाव क्या है? विभेद पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना? विभेद यानी भेदभाव, ये पूर्वाग्रह की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। ठीक है ना? जैसे मान लीजिए व्यवहार में ले आया गया है, मान लीजिए पहले के लोग क्या थे कि ऐसा है कि जो दलित रहते थे मंदिरों में प्रवेश वर्जित कर देते थे। ठीक है ना? आज भी कई जगह है ऐसा, छुआछूत है ना, ऐसा है कि उन्होंने छू दिया, हम खाएंगे नहीं। ठीक है ना? क्लियर? तो ओवरऑल ये क्या है? ये भेदभाव है, ये उनके व्यवहार में है। और पूर्वाग्रह को लेकर के पहले से चला आ रहा है, इस वजह से वो व्यवहार कायम है और वो भेदभाव में बदल गया। ठीक है ना? क्लियर? ये चीज हो गई। दूसरा, ये पूर्वाग्रह के कारण भेदभाव हो सकता है, लेकिन भेदभाव के कारण पूर्वाग्रह नहीं हो सकता है। वही भेदभाव के लिए पूर्वाग्रह का होना जरूरी नहीं है। भाई भेदभाव ये भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमारा ये प्रिय स्टूडेंट है, हमें इनसे नफरत है, हमने इनको 100 में 100 दे दिया, इनको फेल कर दिया, तो क्या पूर्वाग्रह के कारण किया? हमने भेदभाव कर दिया बस। तो भेदभाव से पूर्वाग्रह नहीं है, लेकिन पूर्वाग्रह से भेदभाव है। जैसे भाई होगा क्या कि मान लिया कि ये चला आ रहा है कि ऐसा है कि मंदिर में जो पूजा करेगा वो पुजारी ही करेगा, अन्य लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक। अब क्या, एक आदमी आया, लोगों ने कहा तुम पूजा कर लो, तो नहीं नहीं नहीं, तो ये भेदभाव हुआ कि नहीं हुआ? तो ओवरऑल यहाँ भेदभाव हो जा रहा है। आगे आ जाइए। पूर्वाग्रह के कारण दूसरों के प्रति हमारा नजरिया बदल सकता है। ठीक। लेकिन और क्या दिया है? पूर्वाग्रह से भेदभाव का प्रदर्शन हो सकता है। भाई जाहिर सी बात है, पूर्वाग्रह से हमारा दूसरों के लिए नजरिया बदल ही रहा है। ठीक। और भेदभाव का प्रदर्शन भी हो सकता है। इसमें आइए, पूर्वाग्रह में 5 क्रियाएं होती हैं। विभेद पूर्वाग्रह, विभेद यानी भेदभाव, पूर्वाग्रह की 5 क्रियाओं में से एक है। ठीक है ना? इज अ पार्ट ऑफ क्या? प्रेजुडिस। ठीक है ना? क्लियर? ये ध्यान में रखिएगा। अब जानिए क्या क्या है, कैसे कैसे।
यहाँ दे दिया है, वो एक बार समझ लीजिएगा, वही सारी चीज़ें हैं। अब आ जाइए अनुपालन पे, ठीक है ना। आप पढ़िएगा एक बार अनुपालन यानी अनु का मतलब पीछे, पालन, ठीक है ना। पालन यानी मतलब कोई भी चीज मानना, अनुपालन। आगे आइए अनुपालन देखिए, जिसके द्वारा व्यक्ति की अभिवृद्धि में परिवर्तन होता है। जब व्यक्ति किसी समूह या अन्य व्यक्ति विचार के भाव के बारे में मन से असहमत होने पर भी दंड के भय या किसी पुरस्कार की लालच में आकर इसे स्वीकार कर लेता है, अनुपालन कर लेता है, ठीक है ना। मतलब कंसीडर कर लिया, तो उसे हम लोग क्या कह रहे हैं, अनुपालन की संज्ञा कह रहे हैं। मतलब असहमत भी है, यहाँ सहमत भी हो सकता है, असहमत भी हो सकता है, दोनों कंडीशंस हो सकती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, उस बात को मान रहा है, कंडीशन कोई भी हो, ठीक, उसे हम क्या कह रहे हैं, अनुपालन कह रहे हैं। अनुपालन में कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है, इसका वर्णन नीचे है, ठीक। एक है फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है ना। यह अनुपालन का तरीका कई सारे हैं इस तरह के, ये देखिए, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। अनुपालन लिखा और इसके 6-7 टेक्निक्स हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो उन सारे टेक्निक्स को हम लोगों को क्या करना है, याद करना पड़ेगा। अब ये जानिए फुट इन द डोर टेक्निक क्या है। यह अनुपालन का तरीका है जिसे छोटे अनुरोध से शुरू किया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। और जब स्वीकृति प्राप्त हो जाती है तो बड़े अनुरोध के लिए कहा जाता है, ठीक है ना। धीरे से कोई बात कहे, अगले ने मान लिया, ये बात भी कहे, मान लिया, धीरे धीरे जब देख रहा है कि सहमति बन रही है तो लो भैया, बड़ा कोई चीज रख दिया कि आप ये कर देते तो और अच्छा रहता। तो ये क्या है, फुट इन द डोर टेक्निक, ठीक है ना, क्लियर। जैसे क्या, छोटे अनुरोध से शुरू करके बड़े अनुरोध, ठीक। आगे आइए, नेक्स्ट दिया है उदाहरण के लिए, उसी में माँ पहले अपने नाम का बाइट खिलाकर पूरे परिवार के नाम का बाइट बच्चे को खिलाती है, ठीक है ना। बाइट का मतलब समझ रहे हैं ना, और जैसे माँ खिलाती है, बच्चा का हीन इधर उधर रोता रहता है, भागता रहता है, जब ले बेटा दीदी के नाम का एक और ले ले, ठीक। बच्चा खा लिया, अरे ये देखो इतना बचा है, ये लो भैया के नाम का कहा जाता है ना। इस तरह से बच्चे को क्या करते हैं, बाइट खिलाते रहते हैं, कौर खिलाते रहते हैं। तो कौर कहते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं, ठीक है ना, है निवाला भी कहते हैं, कौर भी कहते हैं, कई अलग अलग वो है, ठीक है ना। भारतवर्ष वैसे भी विविधताओं का देश है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग निवाला, ठीक। तो ले और इंग्लिश वाले इंग्लिश में ही बोलेंगे, दिस इज बाइट ऑफ योर सिस्टर्स, टेक इट, ठीक। तो ओवरऑल क्या, तो मतलब जैसा देश वैसा भेष, बच्चे को फुसलाना, तो उसी को क्या कहा गया है। अब आगे आइए, डोर इन द फेस टेक्निक, ठीक है ना, डोर इन द फेस टेक्निक। ये है अनुपालन का वह तरीका जिसमें स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पहले बड़े अनुरोध से शुरू किया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद मना करने पर छोटे अनुरोध को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है ना। ऐसा तो नहीं उदाहरण लिखिएगा कि माँ पहले थाली खिला देती है तो उसके बाद एक निवाला खिला रही है, ठीक, ऐसा नहीं है। आगे आइए, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, मकान मालिक द्वारा किराया बढ़ाने के पहले अधिक किराए की मांग की जाती है, किंतु बाद में कुछ क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है ना, क्लियर। जैसे मकान मालिक ने कहा भाई 25,000 किराया है, ठीक, तो आप चौंकोगे भाई, अरे बहुत ज़्यादा ले लिए, आप थोड़ा सा कम करिए, चलो बिजली का बिल कम कर देते हैं, ठीक है ना, 1,500 आता होगा, 2,000 आता होगा, चलो 2,000 कम दे देना, ठीक। तो ओवरऑल उन्होंने बड़ा निवाला आपको खिला दिया है,
ठीक है ना। अब छोटे छोटे, ठीक है ना, हाँ, तो ओवरऑल ये क्या है, यही चीजें हैं। ठीक, आगे आइए, अगली टेक्निक है लो बॉल प्रोसेस। ठीक है ना, लो बॉल प्रोसेस। सारे प्रोसेसेस का नाम याद रखिएगा विथ एग्जांपल। ठीक है ना, क्लियर। लो बॉल प्रोसेस, अनुपालन की वह तकनीक जिसमें प्रस्ताव को तब बदल दिया जाता है जब ग्राहक उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक है ना, जैसे पहले स्कॉर्पियो की डिमांड के बाद में टॉप मॉडल की मांग करना। ठीक है ना, यहां क्या है, जिसमें प्रस्ताव को तब बदल दिया जाता है जब ग्राहक उसे स्वीकार कर लेता है। ठीक, पहले वो ले आते हैं, मान लीजिए आप गए, पैसा आपके पास एक सीमित मात्रा में है, आप गए क्या करने, महिंद्रा की बोलेरो खरीदने। ठीक, उसने कहा आप बोलेरो क्या खरीदोगे, बोलेरो से अच्छी आ रही है स्कॉर्पियो, आप स्कॉर्पियो लो। ठीक, अब उसने कहा कि चलो यार स्कॉर्पियो अच्छा तो है, वाकई में बोलेरो से थोड़ा तो अच्छा है, तो हम क्या करते हैं स्कॉर्पियो ले लेते हैं। जो भी गैप हमारे पास जो भी बचा हुआ है उसको हम कहीं यूज़ करेंगे, कहीं से इधर उधर ले हो करके एडजस्ट कर लेंगे, स्कॉर्पियो ले लेते हैं। चलो, अब स्कॉर्पियो जब ले लिया तो उसने फट से कहा अरे स्कॉर्पियो लिए हैं तो क्या एकदम लो मॉडल लेंगे क्या, आप टॉप मॉडल लिए, बिल्कुल एकदम टॉप मॉडल स्कॉर्पियो एम लीजिए। ठीक, न्यू स्कॉर्पियो। अब वो, तो ये क्या है, ये आपका क्या है, लो बॉल प्रोसेस। बॉल डाल रहा है लेकिन धीरे धीरे, लो बॉल प्रोसेस। ठीक है ना, क्लियर। यहां ये चीज है। अब आइए, दैट इज नॉट ऑल टेक्निक। ठीक है ना, दैट इज नॉट ऑल तकनीक, ये जानना है। दैट इज नॉट ऑल मतलब इसमें कुछ अतिरिक्त लाभ दिखाकर व्यक्ति से किसी प्रस्ताव को स्वीकृति और अनुपालन कराया जाता है। ठीक है ना, क्लियर। दैट इज नॉट ऑल कहा गया है ना, अरे ये पूरा नहीं है, इसके साथ, ठीक है ना, एक बेबी सोप फ्री। ठीक है ना, आप चेहरा चमकाइए, बच्चे का भी चेहरा चमकेगा। ठीक, तो ओवरऑल क्या दे दिया उसने। ठीक है ना, बड़ा वैसलीन के साथ छोटा वैसलीन फ्री। तो दैट वन इज नॉट ऑल, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है, तो वो आपने क्या कर दिया, दे दिया, एक पर एक मुफ्त। ठीक है ना, आजकल तो दुनिया भर के ऑफर है कि नहीं है। हाँ, टेक वन, वो क्या है, हाँ, बाई वन गेट वन फ्री। ठीक, अब तो हो रहा है बाई टू गेट वन फ्री। ठीक, डेडलाइन तकनीक। ठीक है ना, डेडलाइन दे दिया। डेडलाइन का मतलब क्या, अंतिम, एकदम फिक्स कर दिया। ये जानिए, जब लोगों को यह बताया जाता है कि किसी प्रस्ताव के लाभ को प्राप्त करने या किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उनके पास समय क्या है, सीमित है। ठीक है ना, इसे डेडलाइन तकनीक कहा जाता है। जैसे कहा गया कि ऐसा है कि भाई देख लीजिए, ऐसा है सोने के दाम इस समय बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, और वाकई में चांदी के दाम बढ़ रहे हैं। इस समय 1 किलो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया। ठीक है ना, आज ही के पेपर में है। ठीक, तो ओवरऑल उसने ये कह दिया कि आप का हम प्रिजर्व्ड रखे हैं, जो आपने उस समय लिया था उसी रेट पे मैं आपको दे दूंगा। ये ऑफर आपका कब तक है, 31 दिसंबर तक है। आप तब तक ले लेते हो तो ठीक है, एक डेडलाइन आपको मैंने दे दिया, एक सीमित सीमा दे दी है, उसी तक आप क्या कर लो, परचेस कर लो। ठीक है ना, तो ये क्या होता है, डेडलाइन देना। ठीक है ना, क्लियर। जैसे भाई एडमिशंस में भी ऐसे ही होते हैं, फॉर्म भरने में भी ऐसे ही होती है। क्या होती है, डेडलाइन होती है, लास्ट डेट है, तब तक भर लो तो भर लो, अदरवाइज फिर नहीं। ठीक, आगे आइए, अगला है पारस्परिकता, रेसिप्रोसिटी। ठीक है ना, इसमें पहले व्यक्ति को कुछ उपहार दिया जाता है, जिससे उपहार पाने वाले व्यक्ति पर उपहार देने वाली व्यक्ति के
बातों को स्वीकार करने का मनोवैज्ञानिक दबाव बन जाता है और उपहार प्राप्तकर्ता दानकर्ता की बातों को स्वीकार कर उसका अनुपालन करता है। जैसे जानिए, सबसे अच्छा उदाहरण है जियो। जियो ने पहले प्लान जब चलाया तो फ्री कर दिया टेलीफोन का, किया कि नहीं किया? मतलब नेट फ्री, कॉल फ्री, सारी चीजें क्या कर दी? फ्री कर दी। वो क्या था आपके लिए? उपहार। ठीक, आपको फ्री की ऐसी लत लगी कि जियो ने प्लान पे प्लान बदला। आज जियो का सबसे महंगा प्लान चल रहा है, लेकिन आपके पास क्या चल रहा है? जियो। ठीक है ना? मतलब कंडीशन बनने की आ गई, लेकिन आप फिर भी जियो। ठीक है ना? ओवरऑल ये कंडीशंस चल रही है। तो ये क्या है? ये एक्चुअल में क्या है? रेसिप्रोसिटी है, इसी को कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर? जैसे भाई कभी कई कंपनी वाले ऐसे होते हैं कि फ्री सबको बंटवाते हैं सैंपल। आप देखे होंगे कभी कभी ऐसे होते हैं कि कई सारे वो आते हैं जो सेल्समैन होते हैं, वो डिटर्जेंट पाउडर्स का क्या करेंगे? इतना इतना सैंपल सबको देंगे। सर इसे आप यूज करो, आप इसे यूज करो, इसे आप यूज करो। ठीक है ना? वो क्या होता है कि स्पेसिमेन टाइप का आपको दे दिया, आपने यूज किया, कहा यार फ्री में दे रहा है तो इसका मतलब अच्छा माल रखा होगा, बहुत सारा होगा इसके साथ, चलो ठीक है ले लेते हैं। ठीक है ना? क्लियर? तो ये सब चीजें कई, जैसे हम ही लोग हैं, हम लोग को डिफरेंट पब्लिकेशंस वाले कांटेक्ट करते हैं। तो डिफरेंट पब्लिकेशन वाले जब कांटेक्ट करते हैं तो कभी कभी आते हैं, अगर ऐसे स्थल पर आ गए जहाँ बच्चे हैं तो बच्चों को भी कुछ पढ़ने का मटेरियल फ्री में क्या कर देते हैं? प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है ना? इससे क्या होता है कि वो मैटर प्रोवाइड करते हैं जिसमें बड़ा अच्छा कंटेंट दिया रहता है, जिससे बच्चे वो पढ़ करके क्या हो? प्रभावित हो। ठीक, क्लियर? और फिर उनको लालसा बढ़ गया है कि नहीं हमें पूरी किताब ले लेनी है। ठीक है ना भाई? एक टॉपिक उन्होंने बड़ा अच्छा दे दिया, उसके बिहाफ पर उन्होंने पूरी किताब क्या करवा ली? परचेज करवा ली। ठीक है ना? तो ये टेक्निक्स होती हैं। तो वही चीज क्या है? रेसिप्रोसिटी। ठीक, तो ये आपके सारे वो हो गए। ठीक है ना? क्लियर? कौन कौन टेक्निक? ये टेक्निक रही पूरी। ठीक, एक क्या है? रेसिप्रोसिटी। एक है फुट इन द डोर, डोर इन द फेस, लो बॉल प्रोसेस, प्लेइंग हाई टू गेट और समय सीमा टेक्निक। ठीक है ना? तो ये सारी टेक्निक्स हैं। ठीक, दैट इज नॉट ऑल, ये भी एक टेक्निक है। ये सारी टेक्निक्स उसमें, अच्छा एक टेक्निक हम लोग वो हो गए हैं, ये प्लेइंग हार्ड टू गेट। ठीक है ना? इसमें क्या है? जब किसी विषय या लक्ष्य को प्राप्त करने में कठिन बताकर व्यक्ति के भय पैदा करके अनुपालन कराने की बात कही जाती है। ठीक है ना? तो इसे प्लेइंग हार्ड टू गेट जैसे कह दिया गया, आप कोचिंग कर लीजिए, बिना कोचिंग किए आप आईएएस की परीक्षा नहीं पास करेंगे। दैट इज हार्ड टू गेट। ठीक है ना? तो उसको क्या हो जाता है कि भाई उसको करना ही करना है। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ये भी एक तरीका हो गया। ठीक है ना? तो ये सारी टेक्निक्स याद रखिएगा, ये सारी टेक्निक्स के बारे में पूछा जाता है। अब है क्या विवृत्ति व्यवहार को प्रभावित करती है? ठीक, व्यवहार को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। उदाहरण लेकर समझाइए भाई, जैसा आपको कॉग्निटिव थिंग मिलेगा उसी हिसाब से आपका बिहेवियर, भाव तैयार होगा और उसी हिसाब से बिहेवियर बनेगा। तो जाहिर सी बात है अभिवृत्ति जो है आपके व्यवहार में तो बदलाव ले आती है। ठीक है ना? क्लियर? वही उसने केस के रूप में दे दिया है। बस इसमें आपको ये समझना है, जानते आप सब हैं, लेकिन आपको बस ये समझना है कि हमको लिखना एक्चुअल में कैसे है। ठीक है ना? हमको लिखना एक्चुअल में कैसे है वो आप लोग को जानना है। जानिए, जैसे दिया हुआ है ना, कहाँ गया ऊपर है, हाँ ये केस वाला था। जैसे जानिए, यहाँ दिया हुआ है, प्रायः हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं कि व्यक्ति अपना व्यवहार अपने अभिवृत्ति के अनुसार करता है, परंतु कुछ सामाजिक वैज्ञानिकों का मानना है कि व्यक्ति के व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता। ठीक है ना?
ऐसे भी कंडीशंस हैं कि जहां नहीं पड़ता है। अब देखिए इनमें क्या है, ये 3 कंडीशन केसेस दिए हुए हैं। पहला क्या, अभिवृत्ति पर व्यवहार का प्रयोग, व्यवहार नहीं पड़ता, नॉट इक्वल। ठीक, आइए चुनावों का ही मामला ले लीजिए। बहुत से लोग किसी खास उम्मीदवार के समर्थक हो सकते हैं, परंतु कड़ी धूप में उस उम्मीदवार के लिए मतदान करने नहीं जाते। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप समर्थक हो, इस समय पार्टी जो सबसे बड़ी भाजपा है, आप भाजपा के समर्थक, ठीक, लेकिन है क्या कि जब चुनाव आया तो आपने क्या किया कि धूप इतनी तगड़ी थी, ठीक है ना। लोकसभा के चुनाव जनरली मई में पड़ते भी हैं, ठीक है ना। आपका तो विधानसभा चुनाव वो फरवरी में पड़ता है, तो आप चले जाते हो, ठीक है ना, आप दे आते हो। लेकिन मई में जहाँ पड़ रहा है वो कड़ी धूप रहती है। पता चला आपका जो गंतव्य है, जहाँ आपका डेस्टिनेशन है, जाना है, उस जगह वो आपके घर से दूर, तो आप फाइनली क्या करोगे, आप ये करोगे कि भाई आलस में आ जाओगे, यार जाएं ना जाएं, जाएं ना जाएं। अंततोगत्वा आपने डिसीजन ये लिया, छोड़ो हटाओ, नहीं जाएंगे। तो आपकी अभिवृत्ति क्या थी, उस दल के लिए थी, आप बेंट हो उस दल के लिए, लेकिन आपका व्यवहार अलग हो गया। तो यहां क्या है, अभिवृत्ति नॉट इक्वल टू व्यवहार, ठीक है ना। आगे आइए, यहां व्यवहार नॉट इक्वल टू अभिवृत्ति। अब जैसे जानिए, यहां क्या है, एक व्यक्ति लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की अभिवृत्ति न रखते हुए भी, ठीक है ना, जब लाइन में लगे अन्य लोगों को लाइन में तोड़ते देखता है तो वह लाइन तोड़कर आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। जैसे उसकी अभिवृत्ति क्या है, लाइन तोड़कर आगे बढ़ने की अभिवृत्ति नहीं है, ठीक, वो खड़ा है, लाइन लगी हुई है, ठीक, तो क्या है, अचानक देखा कि कुछ लोग लाइन तोड़ करके आगे बढ़ रहे हैं या उसके पीछे से आगे बढ़ रहे हैं। अब पीछे से अगर आगे लाइन तोड़ करके आगे बढ़ने लगेंगे या तो उसको ये कहीं ना कहीं भय लगेगा कि अब तो मेरा नंबर पीछे आएगा, तो फाइनली वो अभिवृत्ति क्या हो जाएगी, ठीक, बदल जाएगी। व्यवहार वहां बदला तो हमारी अभिवृत्ति भी क्या वहां बदल जाएगी, ठीक है ना। तो ओवरऑल सारी चीजें विपरीत रह जाती हैं, ठीक है ना। तो व्यक्ति अपने मूल व्यक्तित्व, जो उसका व्यक्तित्व था, उसके विपरीत व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ दोनों अलग बराबर हैं। जानिए, अभिवृत्ति और व्यवहार में संगति तब होती है जब अभिवृत्ति प्रबल हो और अभिव्यक्ति तंत्र में केंद्रीय स्थान रखती हो, यानी सेंटर पोजीशन उसका हो। अभिवृत्ति, ये व्यक्ति अपनी अभिवृत्ति के प्रति सजग हो, ठीक, किसी विशिष्ट तरीके से व्यवहार करने के लिए व्यक्ति पर कोई बाह्य दबाव काम न कर रहा, ठीक है ना, कम या न हो, मतलब ठीक, व्यक्ति का व्यवहार दूसरों के द्वारा देखा या मूल्यांकित न किया जा रहा हो, ठीक है ना, तभी भी वो अब व्यक्ति अपनी नहीं बदलेगा, ठीक। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि व्यवहार पर अभिवृत्ति का प्रभाव हमेशा नहीं पड़ता, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अभिवृत्ति का प्रभाव व्यवहार पर पड़ता है यदि अभिवृत्ति मजबूती से व्यक्ति में अंतस्थ हो, ठीक। अब दिया हुआ है अभिवृत्ति परिवर्तन में विज्ञापन। विज्ञापन कभी कभी आ सकता है, सोशल मीडिया, इनका प्रभाव, उनका प्रभाव, दुनिया भर के, भाई ये सब क्या है, कारक हैं जो अभिवृत्ति को बदल रहे हैं। तो ये तो आप खुद भी बता दोगे, विज्ञापन क्या क्या प्रभाव करता है, देखिए, ठीक। जैसे मानसिक स्थिति, अभिवृत्ति, ठीक, ज्ञातव्य है, ये सीखा गया व्यवहार है। इसमें ये विज्ञापन किसी विशेष वस्तु या ब्रांड या मान्यता आदि के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित करने में सहायक हो सकता है, ठीक। इन्हें निम्नलिखित उदाहरण द्वारा समझा जा सकता है। अब आइए समझिए, आप सिद्धार्थ मल्होत्रा या शाहरुख खान को किसी क्रीम का विज्ञापन करते हुए देखे होंगे, ठीक है ना, फेयर एंड हैंडसम, ठीक, क्लियर।
जिसका विज्ञापन करने का मकसद लोगों पर उस कंपनी या क्रीम के प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि पैदा कर उसे खरीदने के लिए क्या करना है, इंस्पायर करना है, प्रेरित करना है। ठीक है ना, क्लियर। अब क्या है भाई, जाहिर सी बात है कि वो विज्ञापन का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है, उसकी अभिवृद्धि पे पड़ जा रहा है कि उनका व्यवहार क्या हो रहा है, वो खरीद ले रहे हैं। ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, कई सरकारी कार्यक्रमों, योजनाओं एवं महत्वपूर्ण सरकारी लक्ष्यों के प्रति आमजन में जागरूकता फैलाने के लिए किसी प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा उस क्षेत्र के विशेषज्ञ को लेकर के विज्ञापन बनाए जाते हैं। इसका बहुत हद तक सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्रांड एम्बेसडर बनाना इसी का प्रमुख उदाहरण। ठीक है ना, क्लियर। ब्रांड एम्बेसडर जानते होंगे कि किसी खास मकसद के लिए, किसी ब्रांड के लिए बनाया जाता है। जैसे कई संस्थाएं होती हैं वातावरण वाली, पेटा है ना, है तो पेटा के लिए बनाया गया। ठीक, तो सबके लिए अलग अलग बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है ना, स्वच्छ भारत अभियान के लिए कई लोगों को बनाया गया था ब्रांड एम्बेसडर। ठीक, फिर उज्ज्वला योजना एक अच्छी योजना है। फिर उसके बाद पल्स पोलियो अभियान, 2 बूंद जिंदगी की। ठीक है ना, क्लियर। अमृत महोत्सव। ठीक, तो ये सारे के लिए क्या बनाया गया, ये ब्रांड एम्बेसडर, ताकि इन योजनाओं का लाभ लोग क्या कर सके, उठा सके, अनुसरण कर सके। ठीक है ना, क्लियर। सामाजिक संदेश देने के लिए भी अनेक विज्ञापन बनाए जाते हैं जो लोगों की अभिवृद्धि को गहराई से प्रभावित करती है। ठीक है ना, सामाजिक संदेश देने के लिए भी विज्ञापन बनाए जाते हैं। जैसे कोविड-19 के समय मास्क का प्रयोग, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी के लिए अमिताभ बच्चन आ जाते थे। ठीक है ना, बाद में वही बीमार पड़ गए थे। ठीक है ना, हाँ, कुछ ऐसा था। खैर, विज्ञापन के माध्यम से कई नकारात्मक चीजों के प्रति लोगों की अभिवृद्धि बदली जा सकती है। जैसे धूम्रपान, आप देख रहे होंगे आजकल, ठीक है ना, दुनिया भर के आ रहे हैं। मूवी शुरू नहीं हुई, धूम्रपान के प्रचार आना शुरू हो गया। ठीक है ना, उसके अलावा शराब आदि, ये सब। ठीक, यद्यपि विज्ञापन अभिवृद्धि को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, फिर भी लोग इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ता है। और यह नहीं कहा जा सकता कि अभिवृद्धि कई अन्य कारकों पर भी निर्भर करती है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओवरऑल आप ये सब बनाइएगा। ठीक है ना, कि विज्ञापन क्या करते हैं, उत्पाद की विशेषता पर विश्वास का निर्माण करते हैं। दूसरा, विज्ञापन के प्रति संज्ञानात्मक घटक प्रभावी हो जाता है, मतलब जानकारी। ठीक है ना, कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, लाभदायक है। ठीक है ना, हमें उपयोग करना चाहिए। फिर उत्पाद या ब्रांड के प्रति अभिवृद्धि का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। एक अच्छा भाव आपका तैयार हो जाएगा, यस हाँ, हम तो 2 दिन में चमक जाएंगे। ठीक है ना, क्लियर। तो ये चीजें हैं। ठीक, आगे आइए। अब यहाँ अभिवृद्धि निर्माण में आनुवांशिक कारक भी प्रभावी होते हैं। मैंने फैक्टर्स में आनुवांशिक कारक भी बताया था। ठीक है ना, क्लियर। ये आपका क्या है, आनुवांशिक कारक है। आपने कारक देखा होगा जब आपको मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें दिया होगा, सारे फैक्टर्स दिए होंगे। इसी वजह से सीमित थ्योरी और क्वेश्चंस इतना लगा जाइए, देखिए आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कम से कम कुछ बना के ही लिखना पड़े, लेकिन आप सही लिखोगे। ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे देखिए। आनुवांशिक क्या है, प्राय ऐसा विश्वास किया जाता है जैसे ये सब ऐसे ही है कि उनमें से कोई भी जन्मजात नहीं है। ठीक, लेकिन आनुवांशिक अभिवृद्धियां भी बनती हैं। जैसे जानिए, दिया है आनुवांशिक कारकों का प्रभाव उन्हीं अभिवृद्धियों पर पड़ता है, ठीक, जिनका संबंध आंतरिक प्रेरणाओं से। ठीक है ना, क्लियर। जैसे किसी विशेष संगीत या भोजन के प्रति सकारात्मक या नकारात्मक अभिवृद्धि। ठीक है ना, क्लियर। वो क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, आंतरिक प्रेरणा से आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर। जैसे आनुवांशिक कारकों का संबंध उन विषयों से नहीं होता जिनके लिए विशेष ज्ञान या सचेतता की आवश्यकता होती है। हमने बताया ये कि किसी भी एटीट्यूड बनने के लिए क्या होना चाहिए, कॉग्निटिव फैक्टर होना चाहिए पहले। लेकिन आनुवांशिक कारक में
आपका कॉग्निटिव यानी विशेष ज्ञान और सचेतता की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, यहां भी ठीक। आगे आइए, मतलब इनकी आवश्यकता नहीं होगी उतनी। क्या दिया है, अनुवांशिक कारकों का संबंध उन विषयों से नहीं है जिनके लिए विशेष ज्ञान और सचेतता की आवश्यकता। मतलब यहाँ कॉग्निटिव बिहेवियर क्या है, बहुत मायने नहीं रखता। आनुवांशिक है, मतलब ये है कि जैसे आपके पिता से आपको मिला, ठीक है ना, उन्होंने जो ट्रांसफर किया वो आप में आया, ठीक है ना, क्लियर। अब हमारे पिता क्या कहते हैं, कई मामलों में हमको आंतरिक प्रेरणा देते हैं। वही यहां भी कहा है, किसके थ्रू, इनका संबंध किससे है, आंतरिक प्रेरणाओं से है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आनुवांशिक कारकों को प्रभाव वाली अभिवृत्तियों में सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में परिवर्तन क्या होता है, कठिन होता है। जो हम माहौल से सीख रहे हैं किसी, ठीक है ना, उन अभिवृत्तियों को बदलना आसान है। आप माहौल बदल दो, आपकी अभिवृत्तियां क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। लेकिन जो आनुवांशिक आया है, जो आपके माता पिता ने आपको अभिवृत्ति दी है, एटीट्यूड दिया है, वो बहुत जल्दी बदलने वाला नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। लाख माहौल बदल जाए, ठीक, क्लियर। सीखी गई अभिवृत्तियों की तुलना में आनुवांशिक अभिवृत्तियों का व्यवहार ज्यादा गहरा और तीव्र प्रभाव वाला होता है, मानते हैं, ठीक। आगे आइए, कुछ खास तरह की अभिवृत्ति जैसे संगीत, व्यंजन, ठीक है ना, क्लियर, आनुवांशिक कारक द्वारा प्रेरित अभिवृत्ति अपेक्षाकृत अस्थायी होगी, व्यवहार पर तीव्र प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, क्लियर। और यही लिख लेना चाहिए था, आंतरिक प्रेरणा द्वारा, ठीक है ना, आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, ठीक। और लिख लीजिएगा यहाँ एक फैक्टर और, क्या, संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, कमजोर होता है, कम होता है, ठीक है ना, आनुवंशिक वाले में। आनुवंशिक कारकों का प्रभाव प्रायः यह होता है कि कुछ व्यक्ति आमतौर पर सकारात्मक मन स्थिति के होते हैं और कुछ अन्य की मन स्थिति क्या होती है, नकारात्मक होती है, ठीक है ना। यह सामान्य सकारात्मक और नकारात्मकता आगे चलकर उन्हें विशेष मन स्थिति में निर्माण में सहायक होती है, यही सब है। इसे एक बार देखिएगा, पढ़िएगा, ठीक है ना। तो अभी थोड़ा सा 2 मिनट का ब्रेक दे देते हैं और उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। आज ये क्वेश्चंस खत्म कर दिया जाए, ठीक है ना, क्लियर। चलिए फिर, ओके, इसको यही रहना।